नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, आज शुक्रवार है और हमारी जो आज क्लास होगी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए होगी। आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमने आपको राजनीतिक दल वाला चैप्टर पढ़ाया था उससे संबंधित आज हम प्रश्न आंसर डिस्कस करने वाले हैं, प्रश्न उत्तर आपसे डिस्कस करने वाले हैं और यह देखने का प्रयास करेंगे कि आपने जो थ्योरी वाला हमारा पोर्शन है उससे कितना सीखने का प्रयास किया, आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हो। यदि आप ठीक ठाक प्रश्नों को हल कर पाते हो तो आपकी तैयारी सही मानी जाएगी। अगर आप ज्यादा ही कम प्रश्नों को हल कर पा रहे हो इसका मतलब है आपको अभी और तैयारी करने की आवश्यकता है और तैयारी करने की आवश्यकता है। सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी तैयारी कैसी है? तो देखिए, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ आज के सेशन को देखते रहना और उसमें यह प्रयास करना कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं ईमानदारी के साथ जब ये क्लास खत्म होगी आप कमेंट के माध्यम से बताना सर हमारे इतने प्रश्न हमसे बन रहे थे या इतने प्रश्न हमारे सही हैं और इतने प्रश्न हमारे गलत हैं जो हम उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे। उसके आधार पर हम तय करेंगे कि अभी आपको और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। फिलहाल आज की क्लास जो हमारी है क्लास 10th यानी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, इसमें भी हमने आपको जो राजनीतिक दल वाला चैप्टर पढ़ाया था उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे यहां पर और देखने का प्रयास करेंगे कि हमने जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसमें से कितना सीखने का प्रयास किया है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से जल्दी आ जाइए भाई लोग, फिर मैं अपनी जो क्लास है, देखिए आप ये मान के चलिए कि आप केबीसी में बैठे हुए हैं अमिताभ बच्चन जी के सामने। मुझको आप अमिताभ बच्चन मान सकते हो और अपने आप को खुद मान सकते हो जो आप हो। केबीसी में बैठ के आप कितने सवालों का जवाब दे पाओगे? ठीक उसी तरीके से आप मान के चलिए सर बैठे हुए हैं अमिताभ बच्चन की तरह, केबीसी चल रहा है और हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून अनमोल रतन, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। राधे राधे सर, न्यूटन यादव, राधे राधे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राधे राधे। सभी बच्चों को राम राम, सभी बच्चों को राधे राधे। जल्दी से आ जाइए मेरे लाल और लाली, जल्दी से फिर अपनी जो क्लास है उसे प्रारंभ करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर देते हो, समझदार हो काफी अच्छे तरीके से। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। जल्दी से जल्दी आ जाइए। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। प्रिंस कुमार गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाइए। बलवीर यादव गुड आफ्टरनून, बिल्कुल। सुजीत कुमार चैनपुर गुड आफ्टरनून सर बेटा, गुड आफ्टरनून। देखिए मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूं। आज जब मैं कभी आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं ना, कमेंट, तो उस कमेंट में इतने खतरनाक खतरनाक नाम से आईडी लगा लेते हो आप लोग कि मुझे पढ़ के बड़ा हंसी आती है। कोई लिखता है पापा की लाडली, कोई लिखता है सबका बाप, मतलब इतनी भयानक भयानक आईडी लगा लेते हो कि जिनको पढ़कर मुझे खुद हंसी आती है और यकीन मानिए मेरा नाम या कमेंट लेने का मन नहीं करता। इस तरीके से आप अपनी आईडी बनाते हो, इसलिए आप सादा सिंपल आईडी बनाइए ताकि मैं आपका नाम सही से पढ़ सकूं। सर मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, चंद्रवीर सिंह। देखिए हम आपको हकीकत में तो करोड़पति नहीं बना सकते क्योंकि हम खुद ही करोड़पति नहीं हैं, लेकिन सपनों में ख्यालों में हम आपको करोड़पति अवश्य बना सकते हैं। बन लीजिए, कौन सा पैसा खर्च हो रहा है आपका सपनों में ख्यालों में करोड़पति बनने का? एक ना एक दिन तो आना ही है जब आप करोड़पति बनोगे। अभी से आदत डाल लीजिए अपने आप को करोड़पति समझने की। कैरी टू मैरी, हाय, बिल्कुल। आई एम न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं बेटा, स्वागत है। आप नए हो कोई बात नहीं। अश्विनी यादव गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए विकास बबुआ हमको बोलिए, बिल्कुल बोल दिया बेटा, बोल दिया, आपका नाम भी ले लिया हमने। चलिए आपके सामने कंप्यूटर महोदय ने प्रश्न दे दिया है पहला। आपके सामने कंप्यूटर महोदय ने प्रश्न दे दिया है पहला। प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। इस प्रश्न का जो रेट है, इस प्रश्न को जो सॉल्व करेगा जो बच्चा, उसको 1 रुपए दिया जाएगा। सस्ता प्रश्न है, सरल प्रश्न है, इसलिए इसके दाम भी हमने कम रख दिए गए हैं। मान के चलिए आप कल्पना कीजिए कि केबीसी में ही बैठे हुए हो, केबीसी में यानी हम अमिताभ बच्चन हैं और आप अपने आप को अमिताभ बच्चन के सामने देख रहे हो। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है?
प्रश्न नंबर 1, देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहां करना पड़ता है? कहने का मतलब क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल है उसको मान्यता या रजिस्ट्रेशन कहां से लेना पड़ता है, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है, क्या उसे उच्च न्यायालय में जाके ये करना पड़ता है? क्या उसे संसद में जाके ऐसा करना पड़ता है? क्या उसे राष्ट्रपति भवन में जाके ऐसा करना पड़ता है कि चुनाव आयोग में आके ऐसा करना पड़ता है? उसे मान्यता कौन देता है, ये पूछ रहा है आपसे। किसी भी दल को मान्यता कौन देता है, जल्दी से बताइए। न्यूटन यादव, डी, कुछ बच्चे बी, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी, क्या है इस प्रश्न का आंसर? विकास बबुआ बी। अरे मेरे लाल विकास, बी कैसे होगा? संसद कैसे मान्यता देगी? हाँ, अश्विनी यादव ने सही जवाब दिया, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, और इसका जो सही जवाब है चुनाव आयोग। आपने यदि हमारी थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ डिस्कस हमने किया है, किस तरीके से किसी भी दल को राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। ओनली चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ही देता है इस बात का दर्जा। अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, जो किसी भी दल को राजनीतिक दल का दर्जा देता है। चलिए, पहला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? यानी इस प्रश्न की जो कीमत है वह है 100 रुपए। क्यों? क्योंकि ये पहले प्रश्न से थोड़ा कठिन सा लगता है, इसलिए इस प्रश्न की कीमत हमने 100 रुपए रखी है। और आप बता सकते हो, क्या भारत में 18 राजनीतिक दल हैं? क्या भारत में 20 राष्ट्रीय दल हैं? क्या भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं? क्या भारत में 2 राष्ट्रीय दल हैं? कितने दल हैं भारत में जिनको राष्ट्रीय दर्जा हासिल है? ऑप्शन के हिसाब से जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चे 7, 2 का सी, वेरी गुड वेरी गुड, 2 का सी, बिल्कुल। हाँ, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। काफी इजी प्रश्न है, इसलिए इसके जो हमने पैसे भी काफी कम रखे हैं। हाँ, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं बेटा? 7। कितने राष्ट्रीय दल हैं? 7 राष्ट्रीय दल है। वर्तमान में तो 8 हैं, लेकिन आपके जो ऑप्शन के अनुसार जो दिया गया है उसमें हमारा ऑप्शन 7 सही है। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? इस प्रश्न की कीमत है 1000 रुपए। क्योंकि ये थोड़ा कठिन सा प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न की कीमत हमने 1000 रुपए रखी है। और कोई भी बच्चा अगर लाइफलाइन लेना चाहे तो लाइफलाइन ले सकता है। कोई भी बच्चा लाइफलाइन लेना चाहे, 50-50 करना चाहे तो 50-50 का भी ऑप्शन मैं उसको दे सकता हूं। तीसरे का बताइए। चंद्रवीर सिंह, मैं 100 रुपए जीत गया। हाँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आप 100 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं, जब क्लास खत्म होगी तो आप कितने रुपए जीत पाओगे इसका जो है निष्कर्ष क्लास खत्म होगी तभी पता लगेगा। अब जल्दी से बताइए मुझे। प्रश्न नंबर तीसरा, संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? इस प्रश्न की कीमत 1000 रुपए है। काफी अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का। 3 का सी, जल्दी से बताइए जरा, देखूं क्या है। शासक दल है? क्या शासक दल को बोलते हैं? क्या सहयोगी दल को बोलते हैं? क्या विरोधी दल को बोलते हैं? क्या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए, 1000 रुपए जीत जाइएगा। हाँ, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर लगभग सही है। विरोधी दल को किसको बोला जाता है? विरोधी दल को प्रतिपक्ष बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी बिहार में किसकी सरकार है? आप कहोगे सर नीतीश कुमार की, बीजेपी की मिलके सरकार बनाई है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका शासक दल, यानी जो शासन कर रहा है उसको बोलते हैं शासक दल। जिसकी सरकार है उसको बोला जाता है शासक दल। और जो विपक्ष में बैठा है, जो हार चुका है चुनाव में, उसको बोला जाता है प्रतिपक्ष या विरोधी दल। जैसे कि तेजस्वी यादव, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी यादव।
आप समझ चुके होंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, 1000 रुपए आप लोग जीत गए हो। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न के पैसे हैं 500 रुपीज। 500 रुपए का प्रश्न है, काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी ये वही कांग्रेस है जो राहुल गांधी जिससे संबंध रखते हैं, सोनिया गांधी जिससे संबंध रखती हैं, राजीव गांधी जिससे संबंध रखते थे, इंदिरा गांधी जिससे संबंध रखते थे, और महात्मा गांधी भी इससे संबंध रखते थे। बताइए, क्या इसकी स्थापना 1885 में हुई? क्या इसकी स्थापना 1920 में हुई? क्या इसकी स्थापना 1945 में? क्या 1880 में? जल्दी से बताइए। फोर का ए, हाँ बहुत अच्छे। यानी जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आईएनसी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका वो क्या है, चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है? जल्दी से मुझे बताइए, चुनाव चिन्ह क्या है इसका? जल्दी से बताइए। अरे बेटा 1945 में नहीं, 1945 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 1945 या 1947 तक तो आते आते कांग्रेस ने भारत को आजादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया था, लगभग आजाद करा ही दिया था। तो 1945 में कैसे हो सकता है? बताइए, इनका जो है चुनाव चिन्ह क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? जल्दी से बताइए। अच्छा, न्यूटन यादव, बिल्कुल सर, जो सबसे पहले आंसर दे उसका नाम बोला करो। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, पंजा। विकास बबुआ, पंजा नहीं, हाथ का पंजा। किसका? हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है इनका, कांग्रेस वालों का, हाथ का पंजा। ऐसा देखा होगा आपने, ऐसा करके देखा है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ये, बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, जरा देख लीजिएगा, प्रश्न अच्छे लेवल का है। इसकी कीमत है 1000 रुपए, क्योंकि थोड़ा कठिन सा प्रश्न है, इसलिए इसके पैसे भी हमने ज्यादा कर दिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार कब होगा? यानी आपसे पूछा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें सुधार कब होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी बात सही है वो आपको पहचानना है। चलिए पहली बात क्या है, का के माध्यम से देखेंगे। जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे, क्या तभी लोकतंत्र में सुधार होगा। जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ समझेगा, क्या तब होगा। जब जनसाधारण जागरूक होगा, या उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार के लिए जिम्मेदार है, या उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है? जल्दी से बता दीजिए बेटा। 5 का डी, 5 का डी, बहुत सारे बच्चे 5 का डी। चलिए सोनी सिंह चौथा, मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इस प्रश्न का आंसर है उपयुक्त सभी। यानी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार तभी होगा जब वहां पर ये तीनों चीजें उपलब्ध हों। तीनों चीजें उपलब्ध हों तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चौथा इसका ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न पूछा है, विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? बताइए, आंसर मत देखिएगा, आंसर देख के नकल करने का प्रयास मत कीजिएगा। प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न के माध्यम से देखिए, क्या आपको यह प्रश्न का आंसर पता है? यानी कहने का मतलब आपसे क्या है, मेरी तरफ देखिए, समझिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं? क्यों राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ती है? प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। सोनी सिंह, सर हमको 1000 रुपए दे दो, हमने बता दिया है। बिल्कुल देंगे, 32 फरवरी जब आ जाएगी तब हम आपको आपके पैसे दे देंगे। 32 फरवरी का इंतजार कीजिएगा,
तब तक आप चुपचाप बैठिए, हमारी क्लासेस का आनंद लीजिए और अपनी जिंदगी का भी आनंद लीजिए। 32 फरवरी आएगी, हम आपको दे देंगे। सर जी आंसर तो लिख रखा है, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया है, आपको कष्ट ना हो इसलिए हम आंसर पहले ही लिख के ले आए, वरना आपको कष्ट हो सकता था। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। देखिए कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उसमें अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं होगी। इसलिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को रखने के लिए की जाती है या जरूरत पड़ती है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ रॉन्ग हो गया, क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं। अच्छा सर 1701 रुपए, वेरी गुड, इंतजार कीजिए आप, 32 फरवरी का आएगी तब दे देंगे आपको। चलिए दूसरा प्रश्न, राजनीतिक दल सत्ता का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? बताइए जरा, सत्ता का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? राजनीतिक दल सत्ता का प्रयोग जनहितार्थ के लिए करते हैं। जनहितार्थ जानते हो? लोगों के भले के लिए, जनहितार्थ, लोगों के हित के लिए। आप समझ रहे हो, कभी ऐसा होता है, ये किताबी ज्ञान है, इसको पढ़ लीजिए, लेकिन कोई भी सत्ता प्राप्त करने के बाद लोगों के कल्याण के लिए काम करने का प्रयास तो बहुत कम करता है, अपने कल्याण के लिए ज्यादा प्रयास करता है, अपने पेट को मोटा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए ज्यादा प्रयास करता है। कोई भी सरकार हो, सरकार का कोई भी व्यक्ति हो। आयुष पांडे सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो जरूर क्लास लीजिए और देखिए कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, शासक दल किसे कहते हैं? काफी सरल सरल प्रश्न है, यदि आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लीजिए एक बार, फिर तो आप इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, कुछ भी समय इसको लेने में आपको नहीं लगेगा। देश अथवा प्रदेश में जिस दल का सरकार हो उसे उस देश या प्रदेश का शासक दल कहते हैं। शासक दल का मतलब होता है कि जिस भी प्रदेश में या जिस भी देश में जिस दल की सरकार है, जैसे कि अभी किसकी सरकार है? मोदी जी की, भाजपा पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है उसकी सरकार है। तो आप क्या कहोगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या है? बीजेपी क्या है इस समय केंद्र में? बीजेपी क्या है? शासक दल है, शासन कर रही है, उसका दल ही शासन कर रहा है, शासक दल। जो सरकार चलती है जिस दल की, उसको शासक दल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि बेटा उत्तर प्रदेश में शासक दल कौन सा है, तो आप सीधे बता दोगे कि भारतीय जनता पार्टी ही शासक दल है। आपकी राजस्थान में पूछे कि बेटा राजस्थान में बताइए कौन सा शासक दल है, तो राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे करके हम शासक दल को परिभाषित कर सकते हैं। विरोधी दल क्या होता है? जो विरोध में बैठा होता है, विपक्ष में बैठा होता है, उसको विरोधी दल के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कमल की, बिल्कुल। हाँ बलवीर यादव स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सोनी सिंह जोगी जी की, अरे जोगी नहीं है, योगी जी हैं, जोगी नहीं है। हाँ बिल्कुल कांग्रेस की। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये विपक्ष आ गया। विपक्ष किसे कहते हैं? चुनाव में पराजित हुए दल विपक्ष कहलाते हैं। यानी कि मान के चलिए अभी भारत में लोकसभा चुनाव हुए 2019 में। कब हुए बेटा? 2019 में। ये मैं देश की बात कर रहा हूं पूरे। तो मुझे एक चीज बताइए, 2019 में शासक दल कौन सा था? शासक दल कौन सा था बताइए मुझे। 2019 में शासक दल था आपका बीजेपी। बीजेपी। और विपक्ष क्या था? विपक्ष क्या था? विपक्ष मतलब जो चुनाव में हार गए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हार गई, बसपा हार गई, कांग्रेस हार गई, उसको बोला जाता है विपक्ष। विपक्ष का मतलब है कि जो चुनाव में हार जाते हैं उनको विपक्ष बोला जाता है, विपक्षी दल बोला जाता है।
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निर्वाचित प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब होता है जो चुनाव जीतकर आते हैं लोग, वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, किसको उनको जवाब देना पड़ता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब है जो चुनाव जीत के लोग आते हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, अर्थात चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो किसके प्रति जवाबदेही होते हैं या किसको जवाब देना पड़ता है उनको? तो आप जानते हो वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, जनता को जवाब देना है उनको। प्रत्येक 5 साल बाद जनता को जवाब देना पड़ता है, नहीं तो जनता उनकी खटिया खड़ी कर देगी बिस्तर गोल। कैसे? मान के चलिए आपका क्षेत्र है, उसमें कोई एमएलए है, आपने उसको जिता के विधानसभा में पहुंचा दिया, अब वो कोई काम नहीं कर रहा, तो आपका ये हक है कि आप उससे पूछो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, बताइए जल्दी से विधायक जी। तो उसको जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही है जनता के बीच में जाके जनता को बताना है कि इस वजह से ये जवाब या इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा, वरना 5 साल बाद जनता उसको कुर्सी से हटा देगी। आर्यन रवि आर्य कौन विषय पढ़ा रहे हैं? बेटा हम इस समय पढ़ा रहे हैं आपको नागरिक शास्त्र कक्षा 10 के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? निर्वाचित प्रतिनिधि देश की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसके प्रति बेटा? देश की जनता के प्रति। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या दिया? अच्छा, चलिए चलिए, प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त क्या है? बताइए, लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त क्या है? जल्दी से बताइए, अगला प्रश्न है आपके लिए। लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त बताइए। जन समर्थन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। यानी जन समर्थन का मतलब है जनता का समर्थन होना चाहिए, जनता वोट देनी चाहिए आपको, ये लोकतंत्र की क्या है? आवश्यक शर्त है। बताइए जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक दलीय व्यवस्था राजनीति में अच्छा विकल्प क्यों नहीं है? यानी कि अगर आपके देश में एक ही दल हो तो ये जो व्यवस्था है जिसे हम एक दलीय व्यवस्था बोलते हैं, ये राजनीति में अच्छी क्यों नहीं है? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। लिखोगे आप उत्तर में, एक दलीय व्यवस्था राजनीति में उत्तम विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता प्रगति का द्वार खोजती है, बिना प्रतिद्वंदी के एक दलीय व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। प्रतिद्वंदी का मतलब है कंपटीशन करने वाला। आपके सामने यदि कंपटीशन करने वाला ना हो तो आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे। ऐसे ही यदि किसी देश में एक ही दल हो तो वो क्या हो जाएगा, उसको डर ही नहीं रहेगा किसी भी बात का कि यदि मैं गलत काम करूंगा तो सरकार दूसरे दल की बन जाएगी, क्योंकि उसका तो एक ही दल है पूरे देश में, चाहे वो गलत काम करे चाहे वो सही काम करे, अर्थात तानाशाही दिखा देगा वो दल। मान के चलिए कि पूरे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी ही हो और कोई पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी को अब डर नहीं है किसी भी चीज का। उसे पता है कि देश में और कोई विकल्प है नहीं, किसी दूसरे देश की किसी दूसरी पार्टी को तो वोट दिया ही नहीं जा सकता, जो भी करेंगे हम अपनी मनमानी से करेंगे, तो ये तानाशाही हो जाती है। इसलिए एक दलीय जो व्यवस्था होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, तभी तो चाइना वाले कम्युनिस्ट हैं। लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल जनता की जनता द्वारा ऐसी तैसी करवाना ही लोकतंत्र है। अरे चंद्रवीर सिंह क्या कह रहे हो आप? ऐसा नहीं है बेटा। अब देखिए, अगर एक पार्टी है तो उसको डर नहीं है कि भाई दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, हम अगर गलत करेंगे तो लोग दूसरी पार्टी को वोट देके हमें हटा देंगे। अगर दूसरी पार्टियां हैं तो उस पार्टी को डर लगेगा, कहीं हमने तानाशाही करने की कोशिश की, हमने कोई गलत काम करने की कोशिश की,
तो दूसरी पार्टी तैयार है, लोग उसको वोट देके हमारी सरकार को हटा देंगे, उनकी सरकार बना दी जाएगी। इसलिए एक दलीय शासन व्यवस्था है जो, या एक दलीय शासन व्यवस्था है, वो बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाती। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 8। भारत में प्रत्येक दल को अपना पंजीकरण कहां करवाना पड़ता है? थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। भारत में कोई भी दल हो, अपना रजिस्ट्रेशन या अपना पंजीकरण कहां पर करवाना पड़ता है उसको? चुनाव आयोग में। कहां पर? चुनाव आयोग में। भारत में प्रत्येक दल को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। कहां पर? चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग, ये क्या है? चुनाव आयोग क्या है? ये बेटा एक तो दलों को क्या करता है? राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है, पंजीकरण करता है, दलों का रजिस्ट्रेशन। चुनाव कराने का भी काम चुनाव आयोग का ही होता है। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, तो सब तारीखें वगैरह, कौन सी तारीख को कहां चुनाव होगा, कौन सी तारीख को चुनाव नहीं होना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारा चुनाव आयोग। ये एक संस्था है जिसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है। ये डिसाइड करती है कि चुनाव किस डेट को करवाना है, क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से नियम चुनाव से संबंधित बनाते हैं, ये सारी चीजें इसका काम है करना। बिल्कुल सोनी सिंह, धन्यवाद बेटा। अरे सुजीत कुमार चैन, ठीक है, हम जोकर की तरह लगते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? कम से कम आपको लगा तो सही कि हम जोकर हैं। धन्यवाद सुजीत कुमार चैनपुर, धन्यवाद, आपने हमें जोकर कहा, हमको जानकर ये काफी खुशी हुई। हाँ, चुनाव आयोग का ही बेटा काम होता है। किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव करवाना है, लोकसभा का चुनाव करवाना है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, ये सब चुनाव आयोग के ही हाथ में रहता है। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं कितने दल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। भारत में कितने हैं? आपकी किताब के अकॉर्डिंग क्या है इसमें? 7। भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछता कि बेटा वर्तमान में, ऐसे करके पूछ लेता, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं भारत में, तो वर्तमान में तो मैं आपको बता चुका हूं 8। एनपीपी भी जुड़ गया है, बताया था मैंने उस दिन। चलिए हाँ, सोनी सिंह सही कहा, दूसरे के चेहरों पर हंसी लाना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो कितने हैं बेटा? प्रश्न के आंसर के मुताबिक या आपकी किताब के मुताबिक तो 7 हैं, लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछे तो 8 हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, प्रांतीय दल क्या होते हैं? प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दल, इनको ही बोला जाता है, एक ही नाम है, आप टेंशन नहीं लेना। मात्र 7 राष्ट्रीय दलों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों को प्रांतीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। यानी भारत में जितने भी दल हैं, 7 दलों को छोड़कर या 8 दलों को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रांतीय या राज्य दल का दर्जा प्राप्त है। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, सपा, अखिलेश यादव वाली, वो क्या है? उत्तर प्रदेश का ही एक लोकल दल है, प्रांतीय दल है, क्षेत्रीय दल है, उसी राज्य में सीमित है, और जगह भी है लेकिन उस क्षेत्र में उसका प्रभुत्व ज्यादा है। सपा पार्टी हो गई। बिहार में जाके देखोगे, बिहार में जाओगे, आरजेडी और जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, और आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की है, इस समय उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्षेत्रीय या प्रांतीय दल हैं। एक विशेष क्षेत्र में इनका जो है प्रभुत्व रहता है, उससे बाहर इतना खास प्रदर्शन ये नहीं कर पाते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से आप बोलते हो, केजरीवाल उसके मुखिया हैं, करता धरता, वो भी क्या है? एक क्षेत्रीय दल है। ठीक, समझ गए आप? अमित गिरी, हेलो सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बताइए यहां तक हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए। किसी भी बच्चे को हमारे कोई प्रॉब्लम हो तो, जब तक हम लैपटॉप ऑन कर लेते हैं, लैपटॉप बंद हो जाता है हमारा, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें।
नया ही लिया है बेटा अभी। हाँ जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? हाँ दिखाई दे रहे हैं हम इसमें, अब देखते हैं। दिखाई देंगे बिल्कुल। हाँ नो सर, बहुत अच्छे, क्लियर है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, बहुत अच्छे, यानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ आ गया। चलिए, समझ नहीं आ रहा दो में अमित गिरी, मतलब समझे नहीं बेटा हम क्या कह रहे हो आप। प्रश्न नंबर 11, शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र क्या होता है, जरा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। किसी अधिकारी को सौंपा गया एक आलेख जिसमें निजी सूचनाएं सम्मिलित होती हैं, शपथ पत्र कहलाता है। शपथ पत्र का मतलब है कि अपने बारे में निजी पर्सनल जानकारी किसी अधिकारी को देना लिखित रूप में। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अब चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि अपनी सारी जानकारियां, पर्सनल जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो एक शपथ पत्र के माध्यम से अधिकारी को आप एक शपथ पत्र दोगे। उस शपथ पत्र में आप अपनी निजी जानकारियां दोगे कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये लाइसेंस है, मेरे पास एक बीबी है या दो बीबी है, मेरे इतने बच्चे हैं, मतलब सारी पर्सनल जानकारियां, या मेरे ऊपर इतने केस हैं या केस लगा था वो खत्म हो गया, सारी पर्सनल जानकारियां लिखित रूप में आपको अधिकारी को देनी है, उसको बोला जाता है शपथ पत्र। अब ये चुनाव आयोग ने अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसको शपथ पत्र अधिकारी को देना पड़ेगा। न्यूटन यादव, अच्छा सर पानी पी लो, धन्यवाद। सोनी सिंह, लोग पानी पी लेते हैं। लोक दल किसे कहते हैं? बलवीर यादव, लोक दल है आपके चौधरी अजीत सिंह का। हाँ लोक दल भी क्या है बेटा? एक क्षेत्रीय दल है। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, सुना है आपने? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद ही नहीं गए, चौधरी चरण सिंह के बारे में सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले अजीत सिंह का, चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है। दो बीवी? अरे नहीं बेटा, दो बीवी नहीं। हाँ चैप्टर वाइज भी करा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, आपको ये लिखना है। तो चलिए क्यों है लिखते हैं। संजय यादव, समझ में नहीं आ रहा है मेरे लाल संजय, मुझे तो लगता है मैंने तो इतने दिन तक आपको कभी देखा ही नहीं क्लास में, तो समझ में कैसे आएगा? यदि आप पहले दिन आए हो तो पहले दिन समझ में नहीं आएगा, वो भी डायरेक्ट प्रश्न उत्तर हम आपको करा रहे हैं। आप यदि नए हो हमारे चैनल पर तो प्लेलिस्ट देखिए, या प्लेलिस्ट मत देखिए, आप वीडियोस देख लीजिए, सर्च कर लीजिए हमारे नाम से, आपको मिल जाएंगे, उनको पढ़िए, तब सबको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन चैप्टर है बेटा? राजनीतिक दल चैप्टर है। राजनीतिक दल चैप्टर है। नागरिक शास्त्र है आपका, नागरिक शास्त्र, क्लास 10 वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर, लोकतंत्र हेतु हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि राजनीतिक दल ना हो तो सभी प्रत्याशी स्वतंत्र अर्थात निर्दलीय हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई विशेष संगठन, कोई विशेष दल जनता की समस्याओं के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, अतः राजनीतिक दलों की आवश्यकता अनिवार्य है। कहने का मतलब यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति
कभी भी किसी भी जनता का ध्यान नहीं रखेगा यदि राजनीतिक दल ना हो। राजनीतिक दल के जरिए से जनता का ख्याल रखा जाता है, जनता से वायदे किए जाते हैं, प्रॉमिस किया जाता है कि यदि हम चुनाव जीते तो आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक हो जाता है। सूरज यादव गुड आफ्टरनून, रामदयाल गिरी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ, गौरी शंकर कुमावत प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, बिल्कुल। बताइए यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? राधे राधे, बिल्कुल न्यूटन यादव, राधे राधे। कृष्ण के भक्त हो गए हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटा आजकल तो तुम। प्रश्न नंबर 13, राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों का उद्देश्य जन समर्थन प्राप्त कर चुनाव विजयश्री प्राप्त करते हैं और फिर उनका उद्देश्य जन हितैषी नीतियां करना होता है। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है? चुनावों में जीत जाना और जीतने के बाद जनता की भलाई के लिए काम करना। कभी होता देखा है आपने ऐसा? बस एक ही उद्देश्य रहता है कि चुनावों में जीत गए, अब जीतने के बाद जनता के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जनता के पास जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। लिखने की बातें और हैं, पढ़ने की बातें और हैं, लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल में वो चीजें नहीं मिलती। यहां पर देखिए, राजनीतिक दलों के उद्देश्य से आपको पढ़ने को मिल रहा है दो बातें। एक तो जन समर्थन प्राप्त करना, चुनाव में जीत जाना, और दूसरा चुनाव में जीतने के बाद जनता के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाना, जनता के भले के लिए काम करना। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी इसमें से, चुनाव में जीत जाना और चुनाव में जीतने के बाद 5 साल तक दिखाई न देना। ये आजकल के हमारे प्रत्याशियों की चीजें हो गई हैं। निर्दलीय किसे कहते हैं? निर्दलीय का मतलब होता है जो व्यक्ति बगैर किसी दल के लड़ता है, स्वतंत्र रूप से लड़ता है, किसी भी दल में शामिल होकर नहीं लड़ता, उसको निर्दलीय कहा जाता है बेटा। हाँ बेटा, बना देंगे, हम अपनी टीम से बोल देंगे कि बन जाएगी। हाँ, सड़क बनवानी पड़ेगी, बिल्कुल। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे ना। अगर जनता के बीच में गए तो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपने महलों से बाहर नहीं निकलते, लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमारा विधायक कौन है, हमारा सांसद कौन है। हाँ, जनता काम कराएगी, जनता पूछेगी कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। आपने देखा भी होगा अमूमन एमएलए एमपी कोई जनता के बीच में नहीं जाता, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से जाते हैं। कोई काम पड़ता है ज्यादा ही खास, कोई ज्यादा ही खास काम होता है या कोई ज्यादा ही बड़ा मुद्दा उठता है तभी जाते हैं, वरना नहीं जाते। चलिए आगे चलते हैं। अरे अब तो खत्म हो गया। देखिए इतने ही प्रश्न आंसर हमने लिए हैं, प्रश्न और क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे प्रश्न हम आपके SW के लिए भी रखे हुए हैं, वो आपको समय आएगा तब बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है, आप थ्योरी वाली क्लासेस को देखिए ज्यादा से ज्यादा। क्या देखिए? थ्योरी वाली क्लासेस को देखिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। आप एक भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते या आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। हाँ, नई नवेली दुल्हन बन जाते हैं। हाँ सोनी सिंह, सही कहा आपने। तो आज की क्लास हमारी यहां पर समाप्त होने वाली है बेटा। हाँ सर, खत्म हो गया, बिल्कुल। अब जो हमारा कल टॉपिक होगा आप देख लीजिएगा, कृषि। कल हम पढ़ाएंगे भूगोल का एक चैप्टर, कृषि और कृषि के प्रकार। कल हमारा जो चैप्टर होगा वो कृषि वाला चैप्टर स्टार्ट होगा और जब तक पढ़ाएंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल आप हमसे कल 12 बजे जुड़ना ना भूलें। आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, समय हो गया है। वैसे भी अब प्रश्न भी ज्यादा नहीं थे हमारे पास सॉल्व कराने के लिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।